हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य। दोस्तों आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको पता है ना, कल है 5 सितंबर और 5 सितंबर को क्या करना है वो मुझे लगता है आप सब लोगों को पता चल चुका है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये करना है आपको। 5 बजे का समय हो गया है, लोगों का छुट्टी अदा करने का वक्त आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए जितने भी हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं जो सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी से परेशान हैं तथा अपने मन की बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, वे आने वाले 5 सितंबर अर्थात कल शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर पीएम द्वारा अपनाए गए तरीके अर्थात ताली बजाकर और थाली बजाकर वो 5 बजे 5 मिनट तक अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तथा अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अर्थात वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहली पोजीशन पर है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया जिसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। बात करें दूसरे और तीसरे स्थान की तो दूसरे स्थान पर है स्वीडन तथा तीसरे स्थान पर है अमेरिका। अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो दोस्तों यह वैश्विक जो नवाचार सूचकांक है यह उसका 13वां संस्करण है। आपको एक बात और बताऊं कि इसका जो 12वां संस्करण था जो 2019 में आया था उसमें भी स्विट्जरलैंड ही टॉप पर था। दोस्तों किसी भी देश की राजनीति, पर्यावरण, शिक्षा, वहाँ का रहन सहन, व्यापार में सुगमता के आधार पर यह वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। दोस्तों इसे जारी करने का उद्देश्य है कि बहुआयामी पहलुओं पर बल देना, साथ ही साथ दीर्घकालिक उत्पादन में वृद्धि करने वाले उपकरण प्रदान करना एवं बेहतर उत्पादकता और नीतियों की वृद्धि में बढ़ावा करने वाली नीतियां बनाना। अब स्विट्जरलैंड इस लिस्ट में टॉप पर है, तो चलिए स्विट्जरलैंड के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, सबसे बड़ा यहाँ का नगर है ज्यूरिख, सरकार है संघीय राज्य संसदीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र और संघीय चांसलर हैं कोरिना कोसानोवा। स्थापना दिवस है स्विट्जरलैंड का 1 अगस्त 1291, पुनर्गठन इसका हुआ था 7 अगस्त 1815 को और यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा अभी जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों भारत है 48वें स्थान पर। तो आपको एक आंसर और मिल गया कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसे कौन जारी करता है, तो उसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इस लिस्ट में भारत जो है वो 48वें स्थान पर है। बात करें 2019 की तो उस समय भारत था 52nd पोजीशन पे, तो उसमें सुधार हुआ है। अब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कुल सदस्य देश हैं 191। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं। तो दोस्तों ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही हैं उषा पाढ़े, और इन्हें ही अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों इन्होंने राकेश अस्थाना की जगह ली है जिन्हें अब बीएसएफ का डीजी अर्थात डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। तो चलिए हम नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली और इसकी महानिदेशक तो अभी यही बनी है उषा पाढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अभी यूएनएससी ने किस देश द्वारा 4 भारतीयों को आतंकवादी घोषित करने के लिए किए गए अनुरोध को ठुकरा दिया है। तो दोस्तों अभी
यूएनएससी ने पाकिस्तान द्वारा 4 भारतीयों को आतंकवादी घोषित करने के लिए किए गए अनुरोध को ठुकरा दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले यूएनएससी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। स्थापना इसकी हुई थी 1945 में। कुल सदस्य देश हैं 15। अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इस बार भारत भी इसका सदस्य बना है। अब बात करते हैं हमें पाकिस्तान की। तो कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य को कर्नाटक के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है? तो दोस्तों अभी उत्तराखंड राज्य को कर्नाटक के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है। अब यह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें राज्यों की आपसी सहमति के द्वारा उन्हें एकजुट किया गया है। इसमें राज्य खेल, व्यापार, संस्कृति का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। चलिए बात करते हैं हमें कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला, साक्षरता दर है 66.6%, कुल जनसंख्या का 83% यहाँ पे हिंदू हैं, 11% मुस्लिम हैं तथा शेष अन्य धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था। यहाँ की आधिकारिक भाषा है हिंदी तथा संस्कृत। यहाँ पर गढ़वाली तथा कुमाऊनी जो है वो लोकल लैंग्वेज है। यह उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, और नंदा देवी जिसकी लंबाई 7816 मीटर है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों गंगा और जमुना हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती हैं। फूलों की घाटी यहीं उत्तराखंड में ही है, और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। दोस्तों विभाजन के समय उत्तर प्रदेश के 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड में आ गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य है लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई कुछ योजनाओं को बताऊं तो श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना तथा बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। और हाल ही में अभी सर्वे में पता चला है कि सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, विधानसभा में कुल सीटें हैं 231, राज्यसभा में कुल सीटें 11, लोकसभा में कुल सीटें हैं 29, और मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहां पर भारत के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, जबकि विश्व के भी सबसे अधिक बाघ जो है वो भारत में ही पाए जाते हैं। दोस्तों 2000 से पहले तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा जो है वो थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात PTI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों अभी PTI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अवीक सरकार। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताऊं तो इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके प्रमुख तो अभी यही बने हैं अवीक सरकार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसने अभी ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी राजकुमार सिंह ने ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। अब इसके लॉन्च करने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा को वैकल्पिक मॉडल की सहायता से बाजार में बेचना। ठीक है। अच्छा दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? तो आपको बता दूं कि ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, अर्थात जैसे आपका ये सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, जल ऊर्जा हुई, ये सब क्या है? ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं
और दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जिनका हम बहुत पहले से दोहन करते आए हैं और आगे फ्यूचर में चलकर ये खत्म हो जाएंगे, फिर इनको बढ़ने में करोड़ों साल लगेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने ओम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है जिसका उद्देश्य लोगों को सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों अभी आईसीआईसीआई बैंक ने ये ओम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है। इसका उद्देश्य है लोगों को सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराना। तो चलिए हम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। प्रमुख है इसके एम के शर्मा, एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों अभी कर्मयोगी मिशन को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए किस देश की यात्रा पर गए। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, संघाई देख करके चाइना मत लिख दीजिएगा। वैसे मैंने चाइना इसमें डाला भी नहीं, तो इसका सही आंसर है रूस। तो एग्जाम में चाइना भी दे सकता है आपका दिमाग भटकाने को। तो दोस्तों ये रूस गए हैं जो सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए। दोस्तों भारत और रूस के बीच में जो प्रमुख सैन्य अभ्यास होते हैं उसमें सबसे प्रमुख है इंद्र तथा अवि अनिद्रा। अभी हाल ही में जो इंद्र है वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो चलिए रूस के बारे में पहले देख लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टीन, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रूस की रूबल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किम क्लस्टर्स ने संन्यास से वापसी की घोषणा की है। यह किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये लगभग 7 साल बाद 36 साल की एज में ये महिला टेनिस की जो प्रोफेशनल खेल है उसमें वापसी कर रही हैं। तो ये है बेल्जियम की, इनका नाम है किम क्लस्टर्स। तो चलिए हम सबसे पहले बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, राजा है वहाँ के फिलिप, प्रधानमंत्री है चार्ल्स माइकल। स्वतंत्रता मिली थी उसको नीदरलैंड से 4 अक्टूबर 1830 को और वहाँ की करेंसी है यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक MOU को मंजूरी दी है। तो दोस्तों अभी फिनलैंड के साथ भारत ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक MOU को मंजूरी दी है। तो चलिए हम सबसे पहले फिनलैंड के बारे में देख लेते हैं। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्तो, प्रधानमंत्री हैं सना मरीन और स्वतंत्रता मिली इसको रूस से 29 मार्च 1809 को और इसे मान्यता मिली 4 जनवरी 1918 को। यहाँ की भी करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास इंद्र का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ये इंद्र जो है वो भारत और रूस के बीच में होता है जिसका आयोजन अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में कौन सा देश अपने यहाँ नवंबर में होने वाले आम चुनाव से 7 दिन पहले फेसबुक पर राजनीति से संबंधित विज्ञापनों को प्रसारित करने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों अभी अमेरिका ने वहां पर नवंबर में आम चुनाव होने वाले हैं तो उसके 1 हफ्ते पहले फेसबुक पर किसी भी तरह का राजनीति से संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं डाला जाएगा। तो चलिए हम पहले अमेरिका के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। करेंसी है यहाँ की US डॉलर और प्रमुख पार्टी यहाँ की है डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन। दोस्तों डेमोक्रेटिक से जो बिडेन उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हैं इस बार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। और दोस्तों उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि अभी किस प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित कर इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया है। तो दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन गेमिंग है उसे प्रतिबंधित कर दिया है और उसे अपराध की श्रेणी में रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। दोस्तों ये 2024 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद वहां की कैपिटल हो जाएगी अमरावती। मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और साक्षरता दर है 66.64%। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में अरुणोदय योजना को 2 अक्टूबर से लॉन्च किया जाना है। तो दोस्तों अभी आसाम में अरुणोदय योजना को 2 अक्टूबर से लॉन्च किया जाना है। इस योजना के बारे में आपको बताऊं तो इस योजना के तहत राज्य में परिवारों को प्रति माह 830 रुपये मिलेंगे, जिसकी घोषणा असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा ने एक प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण योजना के तहत किया। दोस्तों इस योजना के तहत परिवार की एक महिला को सदस्य को नामांकित करना होगा। दोस्तों ये पुरुष को नहीं, परिवार के किसी एक महिला सदस्य को नामांकित करना होगा। उसके नाम पर उसके बैंक के खाते में हर महीने 850 रुपये स्थानांतरित होंगे। फिलहाल 17 लाख परिवारों को इससे जोड़ा गया है, आगे बढ़ाकर 25 लाख करना इसका लक्ष्य है। तो चलिए हम आसाम के बारे में देख लेते हैं। आसाम की कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। दोस्तों असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर AFSPA अर्थात आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था, जिसकी सीमा भी हाल ही में 6 महीने और बढ़ा दी गई। असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी है और यह संख्या किसी भी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत अधिक है। दोस्तों असम दुनिया का दूसरा ऐसा स्थान है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है। और हाल ही में भी बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी अधिक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो गया है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो जब असम से होकर गुजरती है तो उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर बढ़ जाती है और अभी हाल ही में असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर ही सबसे लंबा रोपवे बनाया गया है, जिसकी कुल चौड़ाई है 1.8 किलोमीटर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने PUBG सहित कुल कितने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। दोस्तों अभी भारत सरकार ने PUBG सहित कुल 118 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। तो दोस्तों बात करें जून से अब तक किए गए कुल बैन की, तो दोस्तों कुल 224 चाइनीज एप्लीकेशन को सरकार अब तक बैन कर चुकी, जिसमें टिकटॉक, यू डिक्शनरी, वीगो, PUBG सहित और भी दूसरे जो ब्राउजर्स या गेम थे वो सारे के सारे बैन कर दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपको एक बार फिर बता दूं कि कल है 5 सितंबर और कल शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए आपको मोदी जी की ही तर्ज पर ताली और थाली बजाकर इस सरकार को जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लेट लतीफ़ी से उन्हें अवगत कराना है। तो कल शाम को 5 बजे 5 मिनट तक आप इस मुहिम का हिस्सा जरूर बनिएगा।